सामने ही बिस्तर पर मेरी माँ लेटी हुई थी। मेरी नज़रें मेरी माँ के चेहरे पर थीं। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थीं। जब मेरी माँ की सांस लेने की आवाज़ धीमी हो जाती तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थीं। मैं फ़ौरन उनके पास जाता, उन्हें देखता, कंधे से पकड़कर हिलाता, हाथ पकड़ लेता और कहता, माँ माँ बोलती क्यों नहीं हो। अगले पल मेरी माँ की थोड़ी सी आंखें खुलती और आंखें खोल कर कहती कि बेटा अभी तेरी माँ की सांसें बाकी हैं, चिंता मत कर, बस नींद आ रही है तो आंखें मूंद रही हूँ। माँ की ये बातें सुनकर मैं उनके माथे को चूम लेता, फिर उनके हाथ को चूमता और कहता कि माँ ऐसी बातें क्यों करती हो, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है, आप सोना चाहती हो तो सो जाओ, लेकिन अगर ज़रा सा भी दर्द महसूस हो तो मुझे बताना, मैं फ़ौरन डॉक्टर को बुला लूँगा। मेरी माँ ने सिर्फ सर को हिलाया था और फिर आंखें मूंद ली। एकदम से उनकी सांसों की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती कि मेरा दिल घबराने लगता। अजीब तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आने लगते थे, लेकिन अगले ही पल वो एकदम से फिर नॉर्मल हो जाती थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इनकी जो भी बीमारी है भगवान ठीक कर दे। मैं रोने लगा, बेबसी का शिकार था। काश मैं अपनी माँ की कदर पहले कर लेता जैसे अब कर रहा था। मैं पहले ही अपनी माँ की हर हरकत पर नज़र रखता कि वो क्या चाहती हैं, क्या महसूस कर रही हैं, लेकिन मैंने उनके बारे में हमेशा लापरवाही दिखाई थी। न जाने कब अपनी माँ के हाथ पर सर रखे हुए मेरी आँख लग चुकी थी। जब मेरी आँख खुली तो मेरे बालों में कोई हाथ फेर रहा था। आंखें खोल कर देखा तो एकदम मेरे मुंह से माँ निकला था। मेरी माँ भले ही नींद में थी, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे बालों में धीरे धीरे हाथ फेर रही थी। कहने लगी कि बेटा सो जा, जाकर चिंता मत कर मेरी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं तो यहाँ पर लेटी आराम कर रही हूँ, लेकिन तुझे मैंने इतना परेशान कर रखा है, दर्द हो जाएगा तुझे कमर में ऐसे बैठ बैठ कर, जा शाबाश जा, घर जाकर आराम कर ले, मेरी चिंता मत कर, मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं यहाँ पर नर्स को बोल दूंगी, फिर वो तुझे बुला लेगी। मेरी आंखों से एकदम ही आंसू टूट कर निकले। इतनी फिक्र थी मेरी माँ को मेरी, इस हालत में भी इन्हें सिर्फ मेरी ही फिक्र थी। मैं रोने लगा, रोते हुए कहने लगा कि माँ बस कर दो, मत किया करो मेरी फिक्र, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, और बेटों पर कई तरह के कर्तव्य होते हैं, मैंने तो ठीक से वो कर्तव्य ही नहीं निभाए जो कि हर बेटे को अपनी माँ के लिए निभाने चाहिए। तुम तो माँ और बाप दोनों बनकर मेरे साथ रही, लेकिन मैं अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। माँ मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, बस मेरा भगवान तुम्हें जल्दी से ठीक कर दे, फिर हम सब हंसी खुशी रहेंगे, वो भी एक साथ मिलकर। मैं अपनी माँ से बातें किए जा रहा था और मेरी माँ आंखें मूंद चुकी थी। मुझे गहरी गहरी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी, जैसे अक्सर वो सोने के बाद लिया करती थी। मैं वहीं चुप हो गया था, शायद दवाइयों का असर था, तभी मेरी माँ दोबारा नींद की वादियों में जा चुकी थी। मुझे अतीत का वो समय याद आने लगा। मैं अतीत को याद करने लगा। मैं उस वक्त 7 साल का था। जैसे ही होश संभाला तो घर में लड़ाई झगड़े ही देखे थे। मेरे पापा हर वक्त मेरी माँ से लड़ते रहते थे। मुझसे कहते कि बेटा तेरी माँ से तो शादी करके मैंने गलती कर दी, अरे इसने कोई सीधा काम किया ही क्या है, सिर्फ तुझे पैदा करके मान जताती फिरती है कि मैं बेटे की माँ हूँ, शुक्र कर कि इसने मुझे तुझ जैसा बेटा पैदा करके दिया है, अगर ये बेटी पैदा करती तो मैं कब का इसे इस घर से चलता कर चुका होता। मैं खामोशी से पापा की बातें सुनता रहता था। माँ रोती भी रहती और घर के काम भी करती रहती, उनसे झगड़ती भी रहती और उनकी टांगें भी दबाती रहती, जबकि पापा उन्हें वहीं टांग ठोकर मार कर बिस्तर से गिरा दिया करते। बार बार माँ से कहते कि अपने औकात में रहे, तो मेरे पैर की जूती है जूती, अगर ज़्यादा परेशान करने लग गई तो उतार कर फेंक दूंगा और नई जूती पहन लूंगा। इस तरह की बातें करके पिताजी माँ को बहुत तकलीफ दिया करते थे। पहले पहले तो मैं भी पिताजी की तरह माँ से नफरत करने लगा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि पिताजी को ना ही मुझसे प्यार है और ना ही माँ से, बल्कि इन्हें तो हर उस औरत से प्यार है जो इनसे हंसकर दो घड़ी बात कर लिया करती है। गांव में कोई फंक्शन होता तो हमारे घर में मेहमान औरतें आ जाती तो पिताजी की खुशी की कोई सीमा नहीं होती थी। वो तो उन औरतों के आगे पीछे घूमने लगते थे, ऐसा प्यार भरी रसीली बातें करते कि जैसे उनसे ज़्यादा मीठा और अच्छे स्वभाव वाला कोई इंसान है ही नहीं। आज तक मैंने पिताजी को माँ से प्यार भरी बातें करते हुए नहीं देखा था। हाँ, शायद जब नई नई शादी हुई होगी तब कुछ अरसे तक पिताजी माँ से प्यार भरी बातें करते रहे होंगे, लेकिन मैंने तो अब सिर्फ और सिर्फ उन्हें माँ से लड़ते देखा था और दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेते हुए देखा था। एक दिन माँ की सहेली हमारे यहाँ आई, वो भी शायद पिताजी के जैसे ही स्वभाव की औरत थी, जानते हुए भी कि मेरे पिता उनकी सहेली का पति है, फिर भी उसने मेरे पिताजी को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। जाल में क्या फंसाना था, मेरे पिताजी खुद ही उस पर लट्टू हो चुके थे। मेरी माँ ने एक दिन जब दोनों को बात करते देख लिया तो अपनी सहेली के बाल खींच डाले, उसे मारा, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक जगह जगह से फट गए।
जब पिताजी को इस बारे में पता चला तो उनसे बर्दाश्त न हुआ। वो वहीं पर गए और मेरी माँ को पूरे रास्ते मारते मारते घर लाए थे। मेरी माँ चीखती रही, चिल्लाती रही। आज तो उनके सब्र का बांध भी टूट चुका था। रोते हुए, चीखते चिल्लाते कहने लगी कि छोड़ दे मुझे, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब मेरा तेरे साथ गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि मेरा बच्चा छोटा है, ना जाने मायके गई तो इसके साथ मेरा भाई क्या व्यवहार करेगा। लेकिन तूने आज हद ही पार कर दी है। मेरी ही सहेली के साथ, उस कलमुही बगैरत के साथ मुंह काला करता फिर रहा है। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए थे। मेरे पिता माँ को मारते हुए घर तक लाए थे। हर कोई मेरी माँ को छुड़ा रहा था और मैं एक तरफ खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। गांव वाले मेरी माँ को बचा रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी कह रहे थे कि मैं इसे इस घर में रहने नहीं दूंगा, इस घर में ही इसकी सहेली से शादी करके रहूंगा। गांव में उस वक्त पंचायत का चलन था, इसलिए हमारे गांव में पंचायत लगी और पंचायत तक ये बात पहुंची। उन्होंने यही फैसला किया कि मेरी माँ इस घर से कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि मैं माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ का इस घर पर पूरा पूरा हक है। मेरे पिताजी थोड़े डरपोक स्वभाव के थे। उनकी सारी हठधर्मी और दिलेरी सिर्फ मेरी माँ के सामने ही चला करती थी, जबकि बाकी दुनिया के सामने वो बहुत दब्बू से बने रहते थे, डरपोक से थे। पंचायत से वो वैसे ही दूर भागा करते थे। आज भी जब पंचायत ने फैसला सुनाया तो फौरन ही मोम हो गए। कहने लगे कि ठीक है, मैं इस औरत के साथ गुजारा कर लूंगा, लेकिन आप भी इसको समझाइए कि इंसान की बच्ची बनकर रहे। उस वक्त तो मामला रफा दफा हो गया। मुझे लगा था कि शायद ये दोनों अब कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगले दिन ही जब हम उठे तो पिताजी घर पर मौजूद ही नहीं थे। मैं ये समझा कि पिताजी बगैर नाश्ता किए ही काम करने निकल गए होंगे, बाहर से कुछ खा पी लेंगे। लेकिन ना उस रात पिताजी घर आए और ना ही अगले कुछ दिनों तक, बल्कि धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि मेरे पिता मेरी माँ की सहेली के साथ भाग चुके हैं। वो दोनों तो दूसरे गांव में जाकर शादी भी कर चुके हैं और वहीं पर मकान किराए पर लेकर रहने लगे हैं। जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो मेरी माँ रोई तक न थी, बल्कि उल्टा झोलियां भर भर के मेरे पिता और अपनी सहेली को गालियां देने लगी, बद्दुआएं देने लगी। हर कोई मेरी माँ से यही कह रहा था कि अच्छा है कि तू इस घर को छोड़ दे, अकेली जान भला इस घर में कैसे रह सकती है, अभी तो तेरा बच्चा भी छोटा है, तब तक तू जाकर मायके में रह ताकि तेरे खर्चे पूरे हो सकें। मगर मेरी माँ कहने लगी कि मैं क्यों जाऊं, ये घर मेरा है। अगर मैं ये घर छोड़कर चली गई और पति को पता चल गया कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो वो मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाएगा अपनी पत्नी के साथ और फिर यहाँ पर कब्जा कर लेगा। मैं इस घर से कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी, बल्कि यहीं पर रहूंगी। इसके बाद माँ ने पहले तो लोगों के घरों में कामकाज मांगना चाहा, लेकिन फिर मैं माँ से कहने लगा कि माँ शर्म करो, अब क्या तुम अच्छी लगोगी? अगर मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा कि मेरी माँ लोगों के घरों के बर्तन मांजती है, लोगों के घरों के में काम करती है, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। माँ कहने लगी कि अरे बेटा, फिक्र क्यों करता है, तेरी माँ क्यों लोगों के बर्तन धोएगी, देख तेरी माँ कैसे तेरे सारे खर्चे पूरे करती है। मैं भी चुप हो चुका था, बच्चा था इसलिए सोच भी बचकाना थी। माँ से हर वक्त जिद किया करता था और वो फिर भी मुझे सीने से लगाकर मेरी हर इच्छा को पूरी कर दिया करती थी। एक फरमाइश पूरी होती तो मैं दूसरी फरमाइश उनके सामने रख चुका होता। इस गांव में बिल्कुल ही कच्ची आबादी थी। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर मेरे पिता की जमीन थी। वो जमीन का टुकड़ा ऐसे ही बंजर पड़ा था, थोड़ा सा हिस्सा था, चार दीवारी बनी थी। पिताजी कहते थे यहाँ पर अगर फसल उग आई तो किसी को पूरी नहीं आनी, पूरा साल मेहनत करेंगे और आखिर में फसल सिर्फ इतनी होगी कि 2 महीने भी पूरे हमारे इस फसल से नहीं पूरे हो पाएंगे। इसलिए वो जमीन ऐसे ही पड़ी थी। लेकिन मेरी माँ ने उस जमीन को पहले खारदार झाड़ियाँ वगैरह वहाँ से उतारी और फिर बाजार से सब्जी फल ला कर वहाँ पर लगाना शुरू कर दिए। फलों और सब्जियों के लिए वो जमीन काफी थी। मेरी माँ सुबह पहले घर का काम काज करती, मुझे स्कूल छोड़ती और फिर उस जमीन पर जाकर सब्जियों की देखभाल करने लगती। ये मेरी माँ की मेहनत थी कि सब्जियां बहुत जल्द उगने लगी थीं। ऐसी सब्जियां और फल स्वादिष्ट थे कि गांव वाले हमसे ही खरीदने लगे थे। यूं हमारे पास पैसा भी आने लगा था और बाहर से सब्जी खरीदनी भी नहीं पड़ती थी। मैं सब्जियां खा खा कर तंग आ जाता तो माँ से जिद करता कि मुझे पनीर ला कर दो, पनीर खाना है, मुझे कढ़ाई पनीर खानी है। कभी मैं क्या जिद करता और कभी क्या, और मेरी माँ मुझे सीने से लगा कर कहती कि बेटा क्यों नहीं, मैं तुझे बना कर दूंगी, लेकिन वादा कर कि तू अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे नंबर लिया करेगा और फिर मेरी हर बात मानेगा, बड़ा होकर बड़ा अधिकारी बनेगा और मुझे शहर में एक बड़ा सा घर लेकर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तेरी शादी भी मैं अपनी मर्जी की लड़की से करूंगी। खबरदार जो पत्नी के आने के बाद बदल गया और मुझसे दूर होने लगा। माँ मुझसे ऐसी बातें उस वक्त किया करती तो मैं जल्दी जल्दी कह देता कि हाँ, मेरी माँ जो कहेंगी मैं वही करूँगा, अब मुझे पनीर पका कर दो।
एक कढ़ाई पनीर पकाकर देनी और इतने ज़्यादा वादे ले लिए हैं। मैं चिढ़ जाया करता था, लेकिन मेरी माँ फिर भी मेरा माथा चूम लिया करती थी। न जाने क्या था मेरी माँ को जो मुझसे इतनी मोहब्बत किया करती थी। बहरहाल एक दिन गली में साइकिल पर एक इंसान चूजे बेचने के लिए आया, तो रंग बिरंगे चूजे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ से कहने लगा कि मुझे चूजे खरीदने हैं, मुझे चूजे लेकर दो, देखो तो कितने प्यारे हैं। मेरी माँ ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर जब उन चूजों को देखा तो कुछ सोचने लगी। एक साथ ही उन्होंने 20 चूजे ले लिए थे। कहने लगी ये ले चूजे और खेल। मैं भी 20 चूजों को लेकर बहुत खुश था। 5 रुपए का एक चूजा मिला था। मैं इन चूजों को से खेलता रहा, यूं प्यार करता जैसे वो मेरे अपने बच्चे हों। मेरी माँ भी मुझे उनके साथ खेलता देखकर बहुत खुश होती थी। इन 20 चूजों में से 15 चूजे मर गए, सिर्फ 5 ही बचे थे। और इन 5 चूजों ने आगे जाकर अपनी नस्ल को कुछ ऐसे बढ़ाया कि हमारे घर का एक हिस्सा सिर्फ चूजों के लिए हो चुका था। मेरी माँ मुर्गे मुर्गियां बेचकर भी पैसे कमाने लगी थी। फिर इनसे आने वाले देसी अंडे तो वैसे ही पूरे गांव में बिका करते थे। वक्त यूं ही बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी जब एक रात तेज बुखार ने मुझे आ जकड़ा था। एक तो जनवरी की ठंडी रातें, ऊपर से तेज बुखार। मेरी माँ मेरे सर पर पानी की पट्टियां रख रही थी, लेकिन मेरे सर की तपिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर में रखी दवाई भी मेरी माँ ने दी, लेकिन जब फर्क ना पड़ा तो वो घबरा सी गई। कहने लगी कि नहीं बेटा, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुझ पर मैंने बड़ी मेहनत की है, सिर्फ ये सोचकर कि तू मेरा सहारा बनेगा। अपने बाप जैसा नहीं बल्कि मुझे वो सारा प्यार और आदर देगा जिसके मैं हकदार हूँ। मेरी माँ ने मुझे उठाया था कि मुझे उठाकर ले जा सके, लेकिन मैं कोई छोटा बच्चा न था। 12 साल का था और कद भी मेरी माँ जितना हो चुका था। मेरा कद मेरे पिताजी की तरह बहुत लंबा था। मेरी माँ ने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन उठा न सकी। फिर उन्होंने कुछ सोचा, अपना एक दुपट्टा ले और अपनी और मेरी कमर पर बांध दिया। फिर अपनी कमर पर मुझे उठाया और ऐसे झुक कर चलने लगी जैसे एक मजदूर अपनी कमर पर सीमेंट की बोरी लाद कर चलता है। मेरी माँ मुझे ऐसे ही उठाकर गांव के डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने फौरन मेरा इलाज शुरू कर दिया था। कुछ ही देर बाद मैं ठीक भी हो चुका था, मगर शरीर में कमजोरी थी। मैं कहने लगा कि माँ मैं चलकर घर तक चला जाऊंगा, लेकिन माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, रास्ते में तू गिर गया तो चोट आ जाएगी। मैं हूं ना, चल आजा, मैं तुझे उठाकर ले जाती हूँ। एक बार फिर माँ ने मुझे अपनी कमर पर बांधा। शायद वो वक्त कुछ ऐसा था कि पूरे शरीर को एक झटका सा लगा था। वो सारी जिद, सारा चिड़चिड़ापन और सारा गुस्सा जो मैं अपनी माँ पर करता आ रहा था, सब कुछ सोचकर मैं शर्मिंदा सा होने लगा। वो पहला वक्त था जब मेरे दिल में मेरी माँ के लिए सही मायनों में मोहब्बत आने लगी थी। मेरी माँ मुझे उठाकर घर ले जाने लगी। मैं बार बार ये कह रहा था कि माँ तेरी कमर में पहले ही दर्द रहता है, उतार दे मुझे, मैं चलकर चला जाऊंगा, अंधेरा है। लेकिन वो ना मानी। रास्ते में कीचड़ होने की वजह से एक जगह से मेरी माँ का पैर फिसला। गिरती तो वो पीछे के बल और मैं भी जाकर जमीन पर गिरता, लेकिन उन्होंने खुद को पीछे की तरफ गिरने नहीं दिया था, बल्कि हाथ ठीक करके अगली तरफ टेक लगा ली। मेरी माँ के दोनों घुटने जख्मी हो चुके थे, हाथ की हथेलियां भी जख्मी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उफ तक नहीं की थी। मुझसे ही पूछ रही थी कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, और मैं खामोशी से बस अपनी माँ को देखे जा रहा था। वो मुझे घर ले आई थी। घर आकर अपने जख्मों को भूलकर मुझे दवा देने लगी थी, लेकिन मैंने अपनी माँ के हाथों को देखा तो उन हाथों पर मरहम लगाने लगा कि देखो तो क्या हालत कर ली है, इन हाथों की, घुटने भी जख्मी कर चुकी हो, अब चुपचाप लेट जाओ, मैं ठीक हूँ। लेकिन मेरी माँ सारी रात जागकर मेरे सिरहाने बैठी रही थी। कहने लगी कि नहीं, जब तक तू बिल्कुल ठीक, पहले की तरह ठीक होकर भागने दौड़ने नहीं लग जाता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ने लगा। मैं पढ़ाई के लिए गांव से शहर आ चुका था। शहर आकर शहर की रंगीनियों में फिरने लगा, नए नए दोस्तों में उलझ कर रह गया। मैं बहुत समय बाद ही गांव जाया करता था। कुछ तो गांव के माहौल से निकलकर शहर में आकर यहाँ का माहौल मुझे रास आने लगा था। माँ से भी बहुत कम बात हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद जब भी गांव जाता तो मेरी माँ मुझे सीने से लगा लेती, सीने से लगा कर कहती कि बेटा तू नहीं जानता मैंने तेरा कितना इंतजार किया है, बस भगवान तुझे हमेशा तरक्की दे, लेकिन इतना भी कामयाब ना करे कि तू अपनी माँ को ही भूल जाए। मैं अपनी माँ से बातचीत भी करता रहता और उनकी सेवा भी करता, लेकिन फिर वापस जाना तो शहर होता था। वक्त ने कुछ और आगे कदम बढ़ाया। मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। मैं वही शहर में एक लड़की को पसंद करने लगा था। पढ़ाई पूरी करके जब नौकरी लगी तो साथ ही कंपनी की तरफ से मुझे शहर में घर भी मिल गया था। मैंने जब ये खबर अपनी माँ को सुनाई तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही थी। खुशी से मुझे अपने साथ लगाकर कहने लगी कि बेटा मुझे लग रहा है जैसे मैंने अपनी जिंदगी की सारी इच्छाएं आज पा ली हैं। मैंने माँ को नए घर की चाबी दी और कहा कि यह घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है।
मैं माँ को लेकर शहर आ चुका था। उस दिन माँ मुझे अपने पास बिठाकर कहने लगी कि तेरी शादी की बात चलाऊं। गांव में वो मुझे आरती, रेखा, अर्चना, पूनम, ऋचा सबके नाम लेकर उनके बारे में बता रही थी कि किसके साथ रिश्ता तय करूं। जबकि मैं चुप सा हुआ। फिर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं ही शहर में एक लड़की को पसंद करने लगा हूँ। मेरी माँ ने ये सुना तो उनका चेहरा उतर गया। कहने लगी कि बेटा, मुझे बताया तक नहीं। बेटा, ना जाने वो कैसे स्वभाव की होगी। ये ना हो कि तुझे मुझसे अलग ही कर दे, फिर मेरा क्या बनेगा। मैं तो तेरे सहारे जीती रही हूँ। लेकिन जब मैंने माँ को विश्वास दिलाया कि वो बहुत अच्छी लड़की है तो मेरी माँ भी शादी के लिए मान चुकी थी। जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से लड़की को देखा तो वो भी खुश हो गईं कि बेटा, तूने एक अच्छी लड़की का चुनाव किया है। भगवान तुम दोनों के नसीब अच्छे करे और एक दूसरे के साथ सदैव खुश रहो। मेरी शादी मेरी मनपसंद लड़की से हो चुकी थी। वो बहुत अच्छी थी, मेरी माँ की बहुत सेवा करती थी। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। मेरी माँ बहुत खुश रहने लगी थी। कहती थी कि बेटा, मुझे आखिरकार वो जिंदगी मिल ही गई जिसका मैंने कभी सपना देखा था। और तेरा बाप तो दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो कुछ उसने किया था वही भुगत रहा है। लेकिन मैं तो देख अपने बेटे और बहू के साथ कैसे राज कर रही हूँ। मेरी पत्नी भी हंस पड़ी थी। मेरी माँ को अपने साथ लगाकर कहने लगी कि भगवान आपको हमेशा हमारे साथ यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। मेरी माँ कहती थी कि बस जल्द से जल्द मुझे पोते पोतियां मेरे गोद में डाल दो। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन एक दिन माँ की तबीयत बहुत खराब होने लगी। कहने लगी पेट में दर्द होता है, साथ ही टांगों में भी दर्द। मैं पेन किलर दे देता, लेकिन जब दर्द बढ़ने लगा और माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया और हर तरह के टेस्ट हुए तो जो बात सामने आई वो ये थी कि माँ को कैंसर था और वो भी लास्ट स्टेज पर। मेरी तो खुशियां जैसे वहीं खत्म हो चुकी थी। मेरी तो खुशियां जैसे वहीं पर बुझ चुकी थी। 2 दिन बाद ही खबर भी मिली कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। बहुत जल्द हमारे घर में जुड़वा बच्चों का जन्म होने वाला है। मेरी माँ ये जान चुकी थी कि वो अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। जब उन्हें इस बारे में खबर मिली कि मैं बाप बनने वाला हूँ तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी कि मेरा बच्चा, भगवान तुझे और तेरे बच्चों को लंबी जिंदगी दे। शायद मेरी जिंदगी इतनी ही है, मैं ज्यादा वक्त तक शायद जिंदा नहीं रह सकूंगी। लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम चिंता क्यों करती हो। मैं हूं ना, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसे हो जाओगी जैसे तुम्हें कोई बीमारी थी ही नहीं। मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आए थे। माँ आंखों से आंसू साफ करने लगी। अपनी माँ के पास बैठा मैं बस भगवान से प्रार्थनाएं कर रहा था कि मेरी माँ ठीक हो जाएं। लेकिन शायद मेरी माँ भी उन्हीं लोगों में से थी जिनका जब सुख का समय आता है तो मौत बीच में आ जाती है। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को अर्थी पे लिटाया था। मेरी पत्नी मेरे पास बैठी मुझे संभाल रही थी। लेकिन मैं उस दिन चीख चीख कर रोया था। शायद ही आज से पहले मैंने कभी इतना दर्द अपने सीने में महसूस नहीं किया जितना मैं उस दिन कर रहा था। काश थोड़ा और वक्त मेरी माँ के पास होता तो मैं अपना पूरा समय अपनी माँ के साथ गुजार सकता। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि भगवान के लिए आप लोग अपनी माँ की कदर कीजिए। अगर आपकी माँ का साया अब तक आपके सरों पर सलामत है तो आप भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।